आज की सभा में उपस्थित औरंगाबाद नगर के सम्माननीय नागरिक बंधु, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का, बात करने का थोड़ा समय मिल रहा है और एक बहुत गंभीर विषय पर, गोरक्षा या गो हत्या बंदी, इस विषय पर मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें कहनी है जो शायद आपने पहले कभी सुनी न हो, पढ़ी भी न हो। पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभ्यास कर रहा हूं। उनमें से ये एक समस्या है जो गोहत्या की है। गोहत्या की समस्या इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में कि हर साल 2,50,00,000 गाय का कत्ल इस देश में होता है और 2,50,00,000 गाय और गोवंश का कत्ल करने के लिए 3,600 कत्ल खाने इस देश में चलते हैं। भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन से चलने वाले ये कत्ल खाने 3,600 के आसपास हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले जो कत्ल खाने हैं उनकी कोई माहिती सरकार के पास नहीं है। एक बार मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को, जिसके अधीन में पशु मंत्रालय भी आता है, पशुधन विभाग आता है, उनको एक खत लिखा था, पत्र लिखा था और उनको ये पूछा था कि जो रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं जिनका सरकार ने अनुमति पत्र दिया है उनकी संख्या 3,600 है, अनरजिस्टर्ड कितने हैं? तो उनका हमने आज तक गिनती नहीं किया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 36,000 कत्ल खाने अनरजिस्टर्ड है। 36,000 कत्ल खानों में प्रतिवर्ष 2,50,00,000 गाय और गोवंश का कत्ल हो रहा है। इस कत्ल में से 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पन्न होता है और ये मांस भारत देश से बाहर दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत के गाय और गोवंश का मांस अमेरिका भेजा जाता है, दूसरे नंबर पर यूरोप के देशों में भेजा जाता है और थोड़ा कुछ बच जाता है तो अरब देशों में चला जाता है। भारत की गाय का मांस अमरीकी लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। यूरोप के लोग भी भारत की गाय का मांस खाना पसंद करते। उसके बारे में थोड़ा मैंने अभ्यास किया कि ये अमरीकी लोग अपने देश की गाय का मांस क्यों नहीं खाते, भारत की गाय का मांस क्यों खाते। यूरोप में भी गाय होती है, वो अपनी गाय का मांस क्यों नहीं खाते। तो पता ये चला कि यूरोप और अमेरिका की जो गाय है उसको कई गंभीर बीमारियां हैं और उनमें से एक बीमारी का नाम है मैड काउ डिसीज। इस बीमारी में क्या होता है कि गाय का सिर का जो सींग होता है, हॉर्न, उसमें घाव हो जाते हैं, पस पड़ जाता है और गाय के जो पैर होते हैं उसमें भी घाव हो जाता है, पस पड़ जाता है। तो सामान्य रूप से अमेरिका और यूरोप की गायों को ये बीमारी रहती है और इस बीमारी का मांस, माने इस बीमारी से प्रभावित गाय का मांस कोई खाए तो कोई व्यक्ति को इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी होने की शक्यता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आजकल अपने देश की गाय का मांस कम खाते हैं। भारत की गाय के मांस की उन्हें ज्यादा डिमांड है। कारण क्या है? भारत की गायों को ये बीमारी नहीं होती है। मैंने इस विषय पर थोड़ा और अभ्यास किया कि भारत की गाय में ऐसी क्या विशेषता है जिसको ये बीमारी नहीं है और अंग्रेजी गाय में क्या तकलीफ है, यूरोपियन अमेरिकन गाय में क्या है जो ये बीमारी ज्यादा है। तो पता चला कि यूरोपियन और अमेरिकन गाय को भी मांसाहारी भोजन कराया जाता है और गाय मूलतः शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहारी प्राणी को अगर मांसाहारी भोजन कराओ तो कुछ ना कुछ तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। वो यही है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये यूरोप और अमेरिका वासी क्यों गाय को मांसाहारी भोजन कराते। ये मैंने उनके यहां प्रश्न एक बार पूछा। यूरोप में गाय पालन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको जब मैंने ईमेल किए और उनसे पूछा कि आप इनको मांस क्यों खिलाते हो गाय को, तो कहते हैं मांस बढ़ाने के लिए मांस खिलाते। गाय के शरीर में मांस की मात्रा और ज्यादा बढ़े इसके लिए मांस खिलाते। और मुझे पहली बार पता चला मेरे जीवन में कि यूरोप की सभी गाय मांस के लिए ही पाली जाती है। दूध उनके लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट है। दूध पीने की यूरोप और अमेरिका में कोई परंपरा नहीं है। वो दूध पीना ज्यादा पसंद भी नहीं करते।
लेकिन मांस खाना पसंद करते हैं, तो गाय को वहां मांस के लिए पाला जाता है। और इसीलिए गाय को पिछले 50 साल में इतना मोटा बना दिया है उन्होंने कि वो अभी भैंस से भी ज्यादा बदतर हो गई है। यूरोप और अमेरिका की जो जर्सी गाय है, होलिस्टियन है, फ्रीजियन है, जो उनकी प्रजातियां हैं, वो सभी बहुत ही विचित्र किस्म की है। उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचा है। जितने दुर्गुण भैंस में होते हैं वो सब जर्सी गाय में दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जर्सी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं होता और जर्सी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जर्सी गाय का बच्चा किसी दूसरी जर्सी गाय के साथ चला जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत की जो देशी गाय है ना, वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती है, इतना प्रेम करती है कि अगर उस बच्चे को किसी ने बुरी आंख से भी देखा तो मार डालने के लिए तैयार हो जाती है। और भारतीय गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाखों की भीड़ में वो अपने बच्चे को पहचान लेती है और लाखों की भीड़ में उसका बच्चा अपनी आई को पहचान लेता है। जर्सी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती है, चलाने की कोशिश करो तो बैठ जाती है। लेकिन भारतीय गाय की यह विशेषता है कि कितने भी ऊंचे पहाड़ पर उसको चढ़ा दो, वो चढ़ के चली जाती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो हिमालय की परिक्रमा करिए। हिमालय पर्वत पर जितनी ऊंचाई तक मनुष्य जा सकता है, उतनी ऊंचाई तक आपको देशी गाय मिलेगी। गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए। ये चारों तीर्थों को अगर आप यात्रा करें तो हिमालय की परिक्रमा लगभग हो जाएगी। आपको हर जगह देशी गाय मिलेगी जो 8000 फीट, 9000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से चली जाती है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जर्सी गाय को 10 फीट भी ऊपर चढ़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है। जर्सी गाय का पूरा स्वभाव भैंस के जैसा है। अगर सड़क पर कहीं भैंस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्न बजाए वो हटती नहीं, क्योंकि हटने के लिए जो आईक्यू चाहिए वो उसमें नहीं है। ठीक ऐसा ही जर्सी गाय में होता है। जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भी नहीं हटती। सामान्य रूप से ये जो जर्सी गाय है, इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं कि इसको विकसित किया गया है डूकर के जीन से, सुअर के जीन से विकसित किया गया है। और इसमें जितनी भी जर्सी गाय है यूरोप और अमेरिका में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है, सबका। और आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये गुंजाइश है कि आप चाहें तो घोड़े का जीन्स उसमें डाल दें, आप चाहें तो डूकर का डाल दें, सुअर का डाल दें, कुछ और जानवरों का भी डाल सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही उसको गर्भवती बनाया जाता है। ये उनके यहां पिछले 50 साल से चल के आता है। यूरोप और अमेरिका के जो भोजन विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जिनको माना जाता है, वो सभी कहते हैं कि अपनी गाय, माने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाय का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में कैंसर होने की शक्यता, डायबिटीज तो सबसे जल्दी होता है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे 48 रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाय का मांस खाओ तो अब वहां पर एक अभियान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में। वो अभियान यही है कि उनके देश में जो गाय है उसका मांस कम से कम उपयोग करो, और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाय है इसका मांस ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो भारत सरकार के साथ यूरोपियन कमीशन ने और अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के साथ हर साल हमारी सरकार 72 लाख मीट्रिक टन मांस यहां से गाय और गोवंश का भेजती है, और उसके लिए 2.5 करोड़ गाय को हर साल इस देश में कट जाना पड़ता है। ये जो समस्या है हमारे देश में गो हत्या की,
ये आजादी के बाद पैदा हुई है, ऐसा नहीं है। ये आजादी के पूर्व की समस्या है। आजादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी जीवित थे और महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों की सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव ये था, गांधी जी को पूछा गया था, माउंटबेटन ने उनको एक चिट्ठी भेजी थी और ये कहा था कि बापू, आप बार बार कहते हो कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए, और अंग्रेजों की सरकार बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल करती थी। तो गांधी जी ने बार बार कहा कि ये गाय का कत्ल बंद होना चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि अगर आप बोलो आजादी और गोरक्षा में से क्या चाहिए आपको, आजादी चाहिए या गोरक्षा चाहिए, दोनों में से कोई एक चुनाव आप करो। तो गांधी जी ने पत्र का उत्तर दिया कि देखो, अगर अंग्रेजों की यही कोई शर्त है कि आजादी और गोरक्षा में से कोई एक चीज चाहिए, तो मैं गोरक्षा पसंद करूंगा, और गाय की रक्षा हो गई तो आजादी तो फिर आपसे मैं ले ही लूंगा। उसके लिए आपकी दया नहीं चाहिए, बस आपकी दया गाय पर चाहिए कि आप गाय का कत्ल बंद कर दो। जिस समय ये घटना घटित हुई, उसी समय गांधी जी के बारे में अंग्रेजों के एक अखबार में एक लंबा आर्टिकल छपा। गांधी जी ने उसका जवाब दिया और गांधी जी ने कहा कि मैं भारत में चाहता हूं कि एक भी गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, और अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल खाने खोले हुए हैं और हर दिन इनमें 50,000 से ज्यादा गाय कटती है, और ये सारी की सारी गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस और अंग्रेजों की सेना खाती है। जो बच जाता है उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है। मेरे देश में अगर गाय की हत्या होती है तो मैं मानता हूं कि वो सबसे जघन्य अपराध है जो हो रहा है। उस पत्र में गांधी जी ने बहुत लंबी लंबी कई बातें लिखी। उन्होंने कहा कि भारत में गाय अर्थव्यवस्था का केंद्र है और संस्कृति का आधार है। बिना गाय के भारत की संस्कृति की कल्पना नहीं हो सकती, और बिना गाय के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और गाय कृषि का मूल आधार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गाय की हत्या तत्काल बंद होनी चाहिए, और अगर अंग्रेजों की सरकार मुझे ये ऑप्शन दे रही है कि आजादी और गो रक्षा, इन दोनों में से कोई चीज आप चुन लो, तो मैं गोरक्षा पसंद करूंगा, और एक बार भारत की गाय बच जाए तो आगे तो आजादी हम ले लेंगे। बाद में गांधी जी ने लिखा कि अगर अंग्रेज चले जाएं भारत छोड़कर और भारत की सरकार भारत में आ जाए, तो सबसे पहला कानून भारत में गोरक्षा का ही बनेगा। ये मैं भारतवासियों को वायदा करता हूं। अब गांधी जी का ये पत्र अखबारों में छपा, भारत के अखबारों में भी बहुत जोरदार छपा, और ये जो पत्र छपा गांधी जी का भारत के अखबारों में, खासकर हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर इसको छापा। ये सब घटना 1946 के आसपास की है, दिसंबर के महीने की। तो गांधी जी को बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया, खासकर अंग्रेजों ने, कि आप गाय के लिए इतने क्यों परेशान हैं। तो गांधी जी ने सबसे इमोशनल स्टेटमेंट किया, शायद उनके जीवन का इससे ज्यादा इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा, अंग्रेज चाहे तो मेरी हत्या कर दे, लेकिन गाय को छोड़ दे। अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि गांधी की हत्या करके उनके मन को संतोष होता है, तो वो बेशक मेरी हत्या करें, लेकिन गाय को छोड़ दें, क्योंकि ये गाय हमारी संस्कृति का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार है। गांधी जी ने जब ये कहा कि भारत में आजादी आएगी और सरकार बनेगी, तो सबसे पहला कानून गो हत्या बंदी का ही होगा। गांधी जी चले गए, 30 जनवरी 48 को उनकी हत्या हो गई। उसके बाद इस देश की संसद में 1952 में ये बात आई कि गोरक्षा का कानून बनना चाहिए। गांधी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि यही होगी। तो गांधी जी के सबसे परम प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े हुए
उन्होंने कहा ठीक है, अगर गोरक्षा का कानून बनना चाहिए तो इस पे प्रस्ताव आना चाहिए। तो संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो आर्य समाजी थे और हर बार सोनीपत से चुनाव लड़के जीते वो भारत की संसद में। सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ और बहुत भयंकर वोटों से जीत के आए थे। वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। तो महावीर त्यागी ने कहा ठीक है, मैं मेरे नाम से प्रस्ताव लाने की तैयारी करता हूं। उन्होंने प्रस्ताव लाया, उस पर बहस हुई। बहस के बाद यह तय किया गया कि वोट किया जाए इस पर। तो जब वोट करने का दिन आया तो नेहरू जी ने एक बयान दिया जो लोकसभा के रिकॉर्ड पर है, आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा। मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो कांग्रेसी नेता गोरक्षा के समर्थन में संसद में भाषण करे और गोरक्षा के समर्थन में वोट डालने को तैयार हुए, नेहरू जी का ये वाक्य सुनते ही सब पलट गए। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, नेहरू जी अगर छोड़ दें पद तो फिर क्या होगा? सरदार पटेल की तब तक स्वर्गवास हो चुका था 1950 में, तो नेहरू जी अकेले नेता रह गए थे कांग्रेस में। कांग्रेसियों को ऐसा लगता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू। भारत है तो नेहरू है, नेहरू है तो भारत है। और ये नारे बहुत बार लगाए गए इस देश में। कई बार ये भी कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। शायद इनकी स्वभाव ऐसी है कांग्रेसियों की। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इस्तीफा दिया तो हम तो फिर गए। तो इतना हंगामा किया संसद में कि वोट ही नहीं हुआ और अगले दिन महावीर त्यागी को मजबूर कर दिया और वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव वापस लेते समय भाषण किया और वो बहुत ही जोरदार भाषण है, वो भी लोकसभा के रिकॉर्ड्स में है। उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर नेहरू, पंडित नेहरू, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य हैं। गांधी जी ने वायदा किया था कि आजादी मिलने के बाद पहली सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गोरक्षा का बनेगा। अब आप ही उससे हट रहे हैं तो हम कैसे माने कि आप गांधी जी के शिष्य हैं। इससे भी आगे कहा कि नेहरू जी, मैं आपको आपके पुराने भाषणों की याद दिलाता हूं जो आपने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दिए हैं और हर जगह आपने एक ही बात कही है कि मुझे किसी कत्ल खाने के सामने से गुजरना पड़े तो घिन आती है और अंदर से आत्मा द्रोह करती है। ये कत्ल खाने तत्काल बंद हो, ये आपने कितनी बार कहा है, लेकिन जब समय आया कानून बनाने का और गो हत्या रोकने का तो आप पीछे हट रहे हैं। नेहरू जी ने उनके इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, बात आई गई हो गई, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद सन 1956 में नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी सभी मुख्यमंत्रियों को, भारत के मुख्यमंत्रियों को, और उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अंग्रेजी में लिखी लेकिन मैं हिंदी में बताता हूं। वो लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि देखिए, अगर हमने गाय का कत्ल बंद करा दिया तो भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा बहुत कम हो जाएगी और गाय ही एक ऐसी जीव है जो इस समय हमको सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा दे रही है। और गाय का कत्ल करके जो मांस है वो बहुत महंगा हम बेचते हैं और इस गाय के शरीर से निकला हुआ जो चमड़ा है ये भी बहुत बड़े पैमाने पर हम निर्यात करते हैं और गाय को कत्ल करके जो चमड़ा उतारा जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को सॉफ्ट जूते और चप्पल पहनने की आदत है। तो हम क्यों इसको निर्यात बंद करें? मैं आप सभी को अपील करता हूं कि आप अपने अपने राज्यों में
गाय का कत्ल बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर सकें तो जरूर करें। ये नेहरू जी की चिट्ठी है और ये भी रिकॉर्ड में है। अब नेहरू जी का कौन सा स्वरूप सही था और कौन सा गलत,